आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी, राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लैक्स मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। आप सभी का विंध्य की कचहरी में बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज जैसा आप सभी चाहते थे कि हम राजनीति से परे किसी ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करें जो शिक्षाविद भी हों और उद्यमी हों, शिक्षा के माध्यम से अविरल गंगा की धारा जैसे प्रवाहित कर रहे हैं और सभी कई ऐसे युवा, कई छात्र उसमें अभिसिंचित हो रहे हैं। ऐसे में आज हमारे बीच शिक्षाविद से कई कॉलेज के संचालक, कई विद्यालयों के संचालक और प्राइवेट स्कूल शिक्षा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आदरणीय आरवी सिंह जी, राकेश बहादुर सिंह जी हमारे बीच में हैं। हम अभिनंदन करते हैं आज आदरणीय राकेश बहादुर सिंह जी का। और आज निर्णायक की भूमिका पर वरिष्ठ शिक्षाविद जो लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र पर कार्यरत हैं, एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, आज हमारे बीच में निर्णायक की भूमिका पर हैं शिव कुमार सिंह जी। हम आमंत्रित करते हैं। विंध्य की कचहरी की कार्यवाही आज शुरू हो उससे पहले आज के निर्णायक, आज के जज माननीय सिंह जी से हम अनुरोध करेंगे कि आज की कार्यवाही की शुरुआत की इजाज़त दी जाए। विंध्य की कचहरी की कार्यवाही प्रारंभ हो उससे पूर्व प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आदरणीय आरवी सिंह जी के विद्यालयीन और तमाम उन शिक्षाविदों पर जो कार्य हुए हैं, उद्यमी विभाग पर जो कार्य हुए हैं, उन तमाम पर एक छोटी सी नज़र। शिक्षा विभाग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विंध्य क्षेत्र के सीधी जिले के इंजीनियर आरबी सिंह यानी राकेश बहादुर सिंह शिक्षा जगत में लगभग 26 वर्ष गुजार दिए और नतीजा आज स्कूल और कॉलेज का एक बड़ा एम्पायर टाटा एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत संचालित टाटा कॉलेज सिद्ध भूमि इंटरनेशनल स्कूल का नाम समूचे विंध्य में प्रसिद्ध है। टाटा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर व प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आरबी सिंह विंध्य की कचहरी में अपनी पैरवी खुद करेंगे। सवालात और इल्जामात का सिलसिला यहीं से जारी होता है। विद्यालय में कई प्रकार की विसंगतियां हैं। आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं, तो लगभग पूरे ज़िले की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और शिक्षा वो क्षेत्र है जहां पूरा देश का निर्माण होता है। एक पूरा कागज छात्र जीवन होता है जिसमें कई प्रकार की आपकी लिपियां उसमें होती हैं और वो निर्णय करती हैं, वो तैयार करती हैं कि हमारा देश का भविष्य कैसा होगा। इसमें एक सबसे बड़ी जो आरोप लगाए गए हैं शिक्षा विभाग पर या प्राइवेट विद्यालयों पर, ये बच्चों के जो बैग का वजन बढ़ रहा है, जो बच्चों के बस्ते का, झोले का वजन बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम या उस पर व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले अंचित जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आपने विंध्य की कचहरी जैसा बड़ा अच्छा कार्यक्रम शुरू किया। विंध्य की जनता को यहाँ के ज्वलंत मुद्दों से रूबरू होने का अवसर मिला, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया है कि बस्ते की बोझ की बात है जी, तो सरकारी स्तर पर और प्राइवेट स्तर पर, दोनों स्तर पे बस्ते का बोझ घटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ कारण ऐसे हैं कि नियत दिन पर नियत विषय लगाए जा रहे हैं और उन विषयों के बारे में संदेश के द्वारा पेरेंट्स को दिया जाता है। लेकिन कुछ क्या है कि हमारा देश बड़ा देखा जाए जिला, खास तौर पे ये आदिवासी अंचल जिला है, यहाँ पे थोड़ा सा शिक्षा का अभाव रहा है। इस बात को हम महसूस करते हैं कि शिक्षा का अभाव रहा है, तो इस कारण से पेरेंट्स भी उतने अवेयर नहीं रहते हैं कि जो बुक उनको जिस दिन लानी चाहिए वो बुक नहीं भेज पाते हैं और पूरे के पूरे बैग, पूरी कापियाँ, सभी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं बैग में। बैग को एक बोझ टाइप का बना के देते हैं। थोड़ा सा उसमें जागरूकता की ज़रूरत है कि आज हिंदी विषय का है तो हिंदी विषय का बुक आनी चाहिए और उसकी कापी आनी चाहिए, अन्य चीज़ें उसमें नहीं रहनी चाहिए।
तो इस तरह के प्रयास निरंतर शासन स्तर से और प्राइवेट विद्यालयों द्वारा भी निरंतर संदेशों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन उसका अनुपालन उस अनुपात पे नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे प्रयास चल रहा है और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी उसमें निश्चित तौर पे प्रयास अच्छे होंगे। एक आरोप आया है जो शिक्षा विभाग पर आया है, इसलिए चूंकि मैंने आपको आमंत्रित इसलिए किया क्योंकि कई आप विद्यालयों का नेतृत्व कर रहे हैं, लगभग सैकड़ों से भी ज़्यादा संख्या में, लगभग 400 से 500 से की संख्या में जिले स्तर पर विद्यालय जो प्राइवेट की हैं वो विद्यालय हैं, उनका नेतृत्व आप करते हैं। तो एक जो बड़ी शिकायत आ रही है, जो आरोप लगा है विद्यालयों पर, वो ये है कि आरटीई के तहत बच्चों के निःशुल्क प्रवेश होते हैं, लेकिन उसके एवं में भी परीक्षा और फीस जो अन्य मंथली फीस है वो भी वसूली जाती है। नहीं, ये आरोप जो लगाया जा रहा है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सरासर निराधार आरोप है जी। ऐसा कोई भी विद्यालय मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म बना के रखा है कि इससे अभिभावक को यदि कोई समस्या भी होती है तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक फोरम बना हुआ है, उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन पे यदि कोई प्राइवेट विद्यालय ऐसा करता है तो उन पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे शासन उनको शुल्क दे रहा है, तो कोई ऐसी उनको वसूली करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा लेने की शिक्षकों से लेने की आवश्यकता नहीं है या अभिभावकों से लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर वो उस पर निर्भर है। इसी पर ये जुड़ा हुआ है कि शायद जन जागरूकता नहीं है लोगों में या अभिभावकों में, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं प्राइवेट विद्यालय और वो जो सरकारी सहायता है उसको हजम कर जाते हैं। नहीं, सरकारी सहायता हजम कर जाते हैं, इस बात को आप इस तरह से न कहें। जी। इस बात से मैं पूर्णतः असहमत हूँ। हजम कर जाते हैं। यदि आप देखें आज तो प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति सबसे ज़्यादा नाजुक है, सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे छोटे कस्बों में कितना संघर्ष करके एक विद्यालय खोलते हैं और 15 लोग, 20 लोग, 25 लोगों को रोजगार देते हैं। आज जो इंडिया साइनिंग की बात हो रही है कि इंडिया का उदय होना है, तो इंडिया के उदय होने की बात में प्राइवेट विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान, बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है। और कम पूंजी में, कम पैसे में यदि आप सरकारी विद्यालय का, एक प्राथमिक विद्यालय का एक अवलोकन करें तो उसका पर महीने का 3 से 4 लाख रुपए खर्च रहता है। बिल्कुल। और एक प्राइवेट विद्यालय जो है 7 से 8 लाख रुपए में पूरे साल का 100 से 200 विद्यार्थियों को बहुत अच्छा विद्यालय चला लेता है। तो निश्चित तौर पे यदि इकोनॉमी के सेंस में देखें, ऑप्टिमाइजेशन के सेंस में देखें, तो प्राइवेट विद्यालय कम खर्चों में एक अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा कि आज सरकारी क्षेत्र के जुड़े शिक्षक हों, कर्मचारी हों या कोई भी व्यक्ति हो, उनके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता प्राइवेट विद्यालय ही होती है। वो अपने ऑफिस जाने या स्कूल जाने के पहले प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों को विद्यालय में छोड़ते हैं, उसके बाद अपने कार्यालय जाते हैं। तो निश्चित तौर पर प्राइवेट विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। हम इस रूप में नहीं कह सकते हैं कि वो हजम कर रहे हैं। जी। अब एक बात इसी से जुड़ के आई, आपने कहा ग्रामीण स्तरों पर कई संचालक जो हैं वो कम पूंजी पर अपना प्रारंभ करते हैं, तो कई ऐसे विद्यालय संचालित हैं जो विधिक मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि दुकानों की तरह स्कूल चला रहे हैं, शटर खुला और बच्चे अंदर। तो ऐसे में क्या रोकथाम लगाई जा रही है प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से? प्राइवेट एसोसिएशन हमेशा प्राइवेट एसोसिएशन की बैठकें होती हैं जी, और वो हमेशा अपने संचालकों को मापदंड पालन करने या पूरा करने के विषय में हमेशा निर्देशित करता है। कभी ऐसा प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन कभी नहीं चाहता है कि शटर की तरह एक कमरे में विद्यालय चले। कम से कम मिनिमम 100% ना पूरा करें तो 90% पूरा करके ही काम करें। जैसे शहरों में लगभग 3000 वर्ग फुट का मापदंड है मेरी जानकारी के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में लगभग 6000 वर्ग मीटर का मापदंड है जो एरिया होना चाहिए। तो क्या ऐसे मापदंड करने वाले आपकी जानकारी में जिले भर में कितने प्राइवेट विद्यालय हैं? काफ़ी विद्यालय हैं, बहुत अच्छे विद्यालय हैं, बहुत सारे अच्छे विद्यालय हैं। कुछ विद्यालय जो शुरुआत करते हैं एक ग्रामीण स्तरों की अगर बात करें, शहरी की मैं बात तो ठीक है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि जो लिमिटेड कक्षाएं चलाते हैं, उन्होंने मान्यता भले 8वीं तक लेके रखी है, लेकिन वो दूसरी तीसरी तक चला रहे हैं। उनके पास 2 3 4 कमरे, 5 कमरे, 8 कमरे तक हैं, तो कम कक्षाएं चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मान्यता यदि 8वीं तक ले लेते हैं तो 8वीं तक चलाने के लिए बाध्य हैं। निश्चित तौर पे आप 2-3 क्लास का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आप कक्षा 3 तक ही चला सकते हैं। कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप 8वीं तक मान्यता लिए हैं तो जितने संसाधन हैं आपके पास उतने तक ही आप विद्यालय चलाएं। एक आरोप और लगा कि जो कई ऐसे विद्यालय हैं जो मान्यता के समय पर बीएड या डीएड डिग्रीधारियों को आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी के माध्यम से वो
मान्यता तो ले लेते हैं, लेकिन अगर उनके आंतरिक पर जाया जाए या कि उनका निरीक्षण किया जाए तो बीएड और डीएड धारी भी नहीं है जो संचालन कर रहे हैं विद्यालय। प्राइवेट विद्यालय की अगर बात करें, कई ऐसे संचालक हैं जो बीएड या डीएड धारी नहीं हैं लेकिन विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा का बड़ा गंभीर विषय है जी। इस पे यदि अब बात करेंगे तो बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैं यदि आपको कहूँ कि डीएड और बीएड के विद्यार्थी वास्तव में डीएड बीएड की शिक्षा ले रहे हैं तो इसको भी मैं सिरे से नकार रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आज के विद्यार्थियों का या ऐसा रुझान है कि वो महाविद्यालय में जाकर बीएड और डीएड की ट्रेनिंग ही नहीं लेना चाहते हैं। बीएड डीएड की डिग्री कागज पे तो खरीद रहे हैं। हाँ। और केवल वो परीक्षा पास होके ये चाहते हैं कि मैं टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। तो ये अपने आप में एक समाज की बहुत बड़ी भ्रांति है, बड़ी बड़ी समस्या है, जिसको हम सबको मिलकर, चाहे शिक्षा गवर्नमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के हमारे चिंतन हो। जैसे कि मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे 1-2 ऐसे पत्रकार बंधु आए या समाज के शिक्षित लोग आए जिनको हम पढ़ा लिखा मानते हैं। उन्होंने आके कहा कि मेरा बच्चा बीएड कर रहा है, तो सर ऐसा नहीं हो जाएगा कि इसको महाविद्यालय ना आना पड़े। जी जी। तो ये शिक्षा से जुड़े लोग और जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए ये राय रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो गंभीर बात है, ये चिंतनीय विषय है जिस पे हम सबको मिलकर विचार करना होगा। लेकिन शासन की क्राइटेरिया तो ये कहती है कि बीएड डीएड आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है और सभी विद्यालयों में रहते हैं लगभग, भले कागज पे ही पूर्ति हो, 90% पूर्ति करते हैं, लेकिन कुछ कागज पे भी रहते हैं, कुछ विसंगतियाँ थोड़ी बहुत हो सकती है, उसमें हम नहीं कह सकते ये बात। आप अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, आप कई सारी जो अव्यवस्थाएं हैं जो आप भी मानते हैं, उन अव्यवस्थाओं को सुधारने का क्या प्रयास किया आपके अध्यक्ष कार्यकाल में? निश्चित तौर पे किया जा रहा है। अभी मैंने कुछ उसमें से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी निकाले हैं कि विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के संबंध में हम बीच बीच में बैठक बुलाते हैं, उनके लिए मोटिवेशनल सेशन हुए हैं, 1-2 सेशन हमारे हुए हैं, हमने बातचीत की है। बाहर के भी हमारे कुछ एक्सपर्ट आते हैं, मुंबई ऑक्सफोर्ड से 1-2 आई टीम, तो हमने कराया है विद्यालयों की प्रगति के लिए। और ये देखिए, ये वॉलेंटरी चीज़ें हैं, स्वैच्छिक है। कोई संगठन कोई ऐसा नहीं होता कि जिसमें कंपलसरी है सबको आना। जो अपनी इच्छा से, जिसको जागरूकता रहती है, जिसको सीखना है, तो वो आता है हमारे पास, आता है तो कुछ सीख के जाता है। एक काफ़ी गंभीर और अभिभावक का आरोप है, क्या है, मैं सोशल मीडिया में पोस्ट करता हूं, लोगों को जानकारी देता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये विशेष मेहमान हमारे बीच में आने वाले हैं, तो कुछ सवाल हमारे पास एक और आया। एक पुस्तक कंप्यूटर की लगती है कई विद्यालयों में अक्सर, जो लगभग 10 से 15 पेज की होती है, एक सामान्य की बात कर रहे हैं, औसतन 10 से 15 पेज की लगती है। वो कहते हैं कि प्रिंट आउट, अगर कलर प्रिंट आउट किया जाए तो उसका मैक्सिमम रेट बनेगा लगभग 50 रुपये 60 रुपये। अगर हम थोक में खरीदी करते हैं तो उसका रेट लगभग 40 रुपये 35 रुपये पड़ेगा। लेकिन वही किताबें जो लगभग 15-20 पेज की हैं, 30 पेज की हैं, वो किताबें छात्रों को लगभग 450-500 रुपये में मिलती हैं। तो ये कहाँ पर मिस्टेक हो रही है? क्या है कि देखिए, व्यक्तिगत रूप से यदि आप जाएंगे 2 तरह की चीज़ें देखेंगे जी। यदि एनसीईआरटी की बुकें छपती हैं और सस्ते रेट पे मिलती हैं, लोग बहुत सस्ते रेट पे रहती, 100 रुपये, 150 रुपये, 80 रुपये, 200 रुपये तक जाती हैं जी। तो उन पुस्तकों की क्वालिटी देखें और जो प्राइवेट पब्लिकेशन में जो क्वालिटी बुक प्रिंट होती हैं, तो उसमें आपको ज़मीन आसमान का अंतर, उसके 10% में रहेगी वो। तो निश्चित तौर पे यदि अच्छा पब्लिकेशन करना है, अच्छे कंटेंट करना है, उसमें अच्छे एक्सपर्ट लगे रहते हैं जो कंटेंट को बेहतर करते हैं। बुक का केवल 15-20 पन्ने और 30 पन्ने देखने का मतलब नहीं होता, उसको इस नज़रिए से देखना पड़ता है कि उस कंटेंट, उसमें क्या कंटेंट समाहित किया, क्या आइटम है जिनके अच्छे से, क्योंकि जब कोई अच्छी बुक पब्लिशिंग होती है तो सपोज कोई व्यक्ति अच्छा विद्वान आदमी है जो शिक्षा में 40 साल का समय दिया है, तो उसको प्रकाशक को उसको शामिल करना पड़ता है, उससे बुक लिखवाना पड़ता है, तो उसकी भी एक रॉयल्टी होती है, उसका एक वो होता है। तो निश्चित तौर पे विद्वान लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है और ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कहीं कहीं दिक्कतें होती हैं, ये समाज है तो निश्चित तौर पे दिक्कतें होंगी थोड़ी बहुत, तो उनको सॉल्व करना हमारा धीरे धीरे काम है। उसमें हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, यदि किसी विद्यालय में ऐसा होता है तो प्रयास करते हैं कि उसको सॉल्व किया जाए। इसी में से एक बात किताब से जुड़ी है, एक बात की मनमानी फीस वसूली, एक जो गंभीर आरोप प्राइवेट विद्यालय, लगभग हर प्राइवेट विद्यालयों में सभी अभिभावकों के लगते हैं। ये कितना जायज़ है, कितना नहीं, ये इस पर भी हम बात करना चाहेंगे और ऐसा क्यों होता है, इस पर हम बात करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, ये बहुत अच्छी प्रश्न है, आपने जायज़ प्रश्न पूछा है। यदि आपको मैं बता दूं, अभी मैं बता दूं कि एक यदि हायर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का खर्चा आप निकाल लें जी, कितना सरकार उसके पीछे खर्च करती है, उसका बजट यदि आप निकाल लें तो एक हायर सेकेंडरी स्कूल का साल भर का बजट 5 करोड़ रहता है
5 से 6 करोड़ रुपए बिल्कुल, एक बिल्कुल। सरकारी हायर सेकेंडरी सामान्यतः। स्कूल में 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आराम से। वही कैडर का यदि प्राइवेट विद्यालय है तो वो अपना खर्चा 1.5 करोड़ में कर लेगा, 1.5 करोड़ में कर लेगा। तो निश्चित तौर पे 1.5 करोड़ का संसाधन तो उसको जुटाना पड़ेगा यदि क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो एक शिक्षा का मापदंड, आखिर वो पैसा जनता के जेब से ही जा रहा है। सरकारें जो आपकी खड़ी होकर बात कर रही कि मैंने सरकारी विद्यालय में ये किया वो किया, ये गलत बात है। ये जनता हमारे आपके पैसे से ही, हमारे आपके टैक्स से ही सरकारी विद्यालय खड़ी होती हैं। आप इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है, बस अंतर इतना है कि इनडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ जनता का जब डायरेक्ट जाता है तो जनता को थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये समस्या है और कुछ नहीं है। लाइब्रेरी, स्कूल में जो खेल कूद की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सुधार के निश्चित तौर प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का रखा है कि भाई खेल का आयोजन किया जाएगा, महाकुंभ किया जाएगा खेल का। जिन विद्यालयों के पास ऐसे बहुत सारे ऐसे जिले में कम से कम 30-40 विद्यालय होंगे जिनके पास बड़े बड़े खेल के मैदान हैं, तो उन पे हम लोगों का खेल का आयोजन करेंगे और एक कम्युनिटी के रूप में काम करेंगे। ये क्या होता है कि जैसे आपके समाज में 10 भाई हैं, चाचा के हो गए, मामा के हो, सब जोड़ के, आखिर 2-3 लोग तो उसमें सक्षम रहते हैं। यदि वो सक्षम व्यक्ति अन्य लोगों को भी सहयोग करें तो सबका काम बेहतर तरीके से चला जाएगा। इसी सामंजस्य को बैठाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काम कर रहा है। एक अब हम विशेष मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा प्राइवेट विद्यालयों का, निजी विद्यालयों का व्यवसायीकरण। एक शब्द जो व्यवसायीकरण मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अब प्राइवेट विद्यालयों में भी बुक्स भी मिल रही हैं, उनके कपड़े भी मिल रहे हैं, यानी स्कूल की ड्रेस, शूज, टाई, बैच, हर तमाम वो चीज़ें जो आप बाहर मार्केटिंग करने जाते हैं वो तमाम चीज़ें अब विद्यालय परिसर से ही उपलब्ध हो रही हैं। एक पहला इल्ज़ाम। दूसरा इस पर ये लगा है जो विद्यालय अपने परिसर पर नहीं उपलब्ध करा रही हैं वो किसी न किसी दुकानदार से या व्यवसायिक से उनकी व्यवस्थाएं होती हैं जो सिर्फ उन्हीं की दुकान पर उनकी पुस्तकें, उनकी ड्रेसेस, उन्हीं के यूनिफॉर्म जो हैं वो उन्हीं की दुकान पर मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ा वाजिब प्रश्न है आपका। ये मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये प्रश्न आप प्राइवेट विद्यालय के, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अब ये प्रश्न कभी आपने क्या किसी सरकारी संस्थान या विद्यालयों में जो बैग की सप्लाई होती है, साइकिल की सप्लाई होती है या अन्य चीज़ों की सप्लाई, उसमें कभी आपने किसी से प्रश्न पूछा है क्या? आने वाले जो भी हमारे कटघरे में आते हैं शासकीय अगर संबंधित होते हैं पूछे जरूर जाएंगे। क्या है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का पेट जुड़ा होता है जी। बुक सप्लाई करने वाला, बुक देने वाला, बुक पब्लिशिंग करने वाला, बुक के ट्रांसपोर्ट करने वाला, ड्रेस बनाने वाला, ड्रेस का बैच बनाने वाला, बिल्ला बनाने वाला, टाई बनाने वाला, उसको सप्लाई करने वाला, पहुंचाने वाला, उसके माध्यम से हजारों लाखों की तादाद में परिवारों का पेट चलता है। उसके पीछे पेट चलाने का ऐसा नहीं कि केवल लूट की जा रही या उससे कुछ सबका पेट चलता है, उस नाते ऐसा काम सरकारियों में भी ऐसा ही हो रहा है। यदि आप देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। तो एक व्यापार, आप साइनिंग इंडिया की बात हो रही है, सेल्फ डिपेंडेंट की बात होती है कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट रहे। सेल्फ डिपेंडेंट ऐसा होगा कि हम यदि प्राइवेट विद्यालय के रूप में 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो एक डिपेंडेंसी है, हम एक सरकार का बड़ा काम कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से इन चीज़ों को किया जाता है। उद्देश्य हमेशा सकारात्मक रहता है, उसमें कहीं विसंगतियां थोड़ा बहुत हो सकती हैं तो उनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे। यदि होती हैं, हमारे सामने आती हैं तो हम संगठन के तौर पे उनको सलाह देते हैं, हमेशा राय देते हैं कि ऐसा काम ना किया जाए, किसी पेरेंट्स को तकलीफ ना हो, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे बीच के ही, आपके समाज के ही हैं। कोई हमारे परिवार का हो, कोई घर का होगा, कोई किसी घर का होगा, संचालक भी होता है हमारे आपके बीच के ही बनते हैं, हमारे समाज से ही बनते हैं। एक बहुत बड़े, मैं तो एक गांव में चलाने वाले स्कूल को बहुत मजबूत मानता हूं संचालक को, कि वो कितने कम संसाधन में आसपास के गरीब बच्चों को, सबको बड़े सीमित संसाधनों में एक अच्छी शिक्षा दे पा रहा है। आज आप बात करिए कि प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? बड़े बड़े खर्चे पे। आज कल मेरी एक बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, एक महानुभाव ने बताया कि सीएम राइज स्कूल में बिल्डिंग बनाने के लिए 35 करोड़ का बजट है। यदि 35 करोड़ का बजट मुझे दे दिया जाए तो मैं 7 सीएम राइज स्कूल बना दूं। अब हम प्राइवेट विद्यालय के लाभ पर बात करते हैं। जो शासन की योजना है आईटी के तहत पैसा, वो कितना समय से मिल जाता है? एक ये आरोप शासन पर आया है प्राइवेट विद्यालयों की तरफ से। देखिए, इसमें बहुत विसंगतियां जी। विसंगतियों को यदि मैं शुरुआत से अध्ययन करूं, शुरुआत से बात करूं उसमें, तो सबसे पहले जब एडमिशन किए जाते हैं, आरटी माने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना हुआ है, उसके तहत विद्यालयों में
गरीब बच्चों को जिनका एक अधिकार होता है कि उनको शिक्षा से किसी को वंचित न किया जाए, बिल्कुल। ऐसे बच्चों को सरकारी विद्यालयों और प्राइवेट विद्यालयों दोनों में प्रवेश दिलाए जाते हैं। बिल्कुल। और ये शासन के स्तर पर दिलाए जाते हैं, शासन के नियम के आधार पर उनके दस्तावेजों को चेक कर, उनके दस्तावेजों की जांच कर किए जाते हैं। पहला बिंदु ये हो गया कि शासन प्रवेश देता है, प्राइवेट विद्यालय अपने हिसाब से प्रवेश नहीं लेता है। बिल्कुल। दूसरी बात, जब आरटी के भुगतान की बात आती है तो भुगतान पिछले 3-3, 4-4, 5-5, अभी कुछ दिन पहले तक तो 7-8 वर्षों की भुगतान लंबित पड़े हुए थे। अब भुगतान के समय जब भुगतान करने की बारी आती है तो दस्तावेजों की इतनी सघन जांच, इतनी समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं कि आपने तो स्वयं दस्तावेज जांच करके दिए थे शासन ने। अब क्या हो गया कि जब भुगतान की बारी आई तो भुगतान नहीं दिया, उसको ना देने के लिए इतनी समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं कि उसका आधार सत्यापन हो, फलाना हो, आँख चेक हो, आँख से चेक, फिंगर टेस्ट हो, फलाने टेस्ट हो। भैया आपने सब टेस्ट करके दिया है, भुगतान आप करिए। केवल आपका अधिकार ये होना चाहिए कि आप अटेंडेंस केवल जांच कर लें कि वास्तव में विद्यालय में बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसकी अटेंडेंस 100% है या 75% है तो उसका भुगतान तुरंत दिया जाना चाहिए, तुरंत दिया जाना चाहिए। उसमें किंतु परंतु की बात ही नहीं होना चाहिए। आप 50 आधार सत्यापन करोगे, लटका रहे हो, झटका मार रहा है, फिर नोडल आ रहा है, जांच करने आ रहा है, पहले वहाँ का जन शिक्षक कुछ पॉइंट होते हैं, एक अधिकारी पॉइंट वो जांच करेगा, फिर वहाँ बीआरसी में जाएगा, फिर डीपीसी जांच करेगा, फिर फलाना, इतने चरण होते हैं कि विद्यालय वाले थक के हार जाते हैं। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मैंने अपनी जब से विद्यालय शुरू किया इसी भय के मारे 1-2-4 बच्चों का हुआ है एडमिशन मेरे यहाँ आरटी का भी, तो उनका मैंने आरटी का भुगतान के लिए लगाया ही नहीं, इसी डर से कि मैं चक्कर नहीं लगा पाऊंगा अपने भुगतान के लिए, 5,000 रुपए के लिए मैं चक्कर लगाऊं बार बार। ये समस्या है। लेकिन ग्रामीणों में जो समस्या आती है, मैं बिल्कुल प्राइवेट विद्यालय के पक्ष की जो बात कर रहा हूं, तो जो विद्यालयों में समस्या आती है कि लोग जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो ये मान के प्रवेश तो करवा देते हैं कि हमारे बच्चे का निःशुल्क है, इधर पेंडिंग हो जाता है, लंबित हो जाता है मामला 2-2, 3-3 साल। उस अंतराल पर, उस समय के अंतराल पर जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, संचालक को उसका पेमेंट करने में क्या समस्याएं जाती हैं और उसके लिए क्या प्रयास किया गया जिलाध्यक्ष द्वारा, ये दोनों हम बातें सम्मिलित करना चाहेंगे। शासन स्तर पे बातचीत चल रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जी, तो हम लोगों ने एक पत्र उनको दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से कुछ बिंदुओं को लेकर आपसे भोपाल में मुलाकात करना चाहते हैं। भोपाल में इसलिए मुलाकात करना चाहते हैं क्योंकि आधे घंटे में समय में बातचीत हो सके। यहाँ पे रैलियों में या जो ये सब हो रहा है इनमें बातचीत करना संभव नहीं है, तो हमारे भी मर्म को सुना जाए, बातचीत की जाए। उन बिंदुओं को लेके हम लोग चर्चा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई विद्यालय चल रहा है, यदि किसी सरकारी शिक्षक को 1 महीना पेमेंट ना मिले तो स्ट्राइक हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, दंगा शुरू हो जाता है कि अनशन करें। प्राइवेट विद्यालय कहाँ जाए? आप तो आरटी के तहत एडमिशन दे रहे हो, या कि फिर बाध्य मत करो। यदि पेरेंट थोड़ी सी बात पे नाराज हुआ तो सीधे शिकायत लेके चला जाता है। प्राइवेट विद्यालय संचालक कहाँ जाए? वो तो सबसे निरी है। न इधर का सरकार से भी मारा गया, पेरेंट से भी मारा गया, बच्चे की को सुविधा भी देना है, चारों तरफ से मारा गया, तो प्राइवेट संचालक तो बहुत निरीह हो जाता है। एक आपकी बात करें कि आप कई दशकों से इस क्षेत्र में हैं, विद्यालय संचालित कर रहे हैं, कॉलेज संचालित कर रहे हैं, लगभग 3 से 4 दशक हो चुके हैं आपको संचालन करते हुए, कॉलेज विद्यालय शुरुआत और अब जहाँ से आपने शुरुआत की थी और वर्तमान की परिस्थिति में शिक्षा विभाग में और शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपको अंतर दिखता है? देखिए क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हमने जब शुरुआत की थी, मुझे याद है कि मैंने 14 अक्टूबर 1996 को अपने कैरियर की शुरुआत की थी। एक छोटे से कंप्यूटर संस्थान में 2 कंप्यूटर रखकर शुरुआत की थी जी। मुझे याद है कि शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में हुआ करता था। उस महाविद्यालय में मुश्किल से 20-30 लड़कियां पढ़ती थी। आज ये स्थिति है कि 5,000 लड़कियां पढ़ रही हैं। ये अंतर आया है। दूसरी बात, शिक्षा में क्वालिटी का डिवैल्यूएशन हुआ है। क्वालिटी की अब बात करें तो डिवैल्यूएशन हुआ है, सरकारी तंत्र के शिक्षा में डिवैल्यूएशन हुआ है, गिराव हुआ है। आज ये स्थिति है कि डिग्रियां बंट रही हैं। सरकार ने उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए झड़ी लगा दी है कि कॉलेज में बैठने की 2,000 बच्चों की सीट है और एडमिशन हो रहे हैं 15,000। बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो केवल ये हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें केवल नाम के लिए हो रही, दिखाने के लिए हो रही। शासन केवल अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता है कि मैं शिक्षा को बहुत आगे ले जा रहा हूँ, इसलिए समस्या। अब अभी आपने 3
अभी सितंबर को हाँ। आपने शिक्षकों के सम्मान की एक बड़ी योजना बनाई और शिक्षक सम्मान समारोह भी किया। जी। उसको हम राजनीतिक लें या सम्मान के तौर पर? नहीं, सम्मान के तौर पर। राजनीतिक विषय है ही नहीं है, उस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शिक्षकों से सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं कि शिक्षक प्राइवेट स्कूल भी संगठित है, प्रयासरत है और समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये हम लोग दिखाना चाहते थे कि ये सरकारों के बीच में ये संदेश जाए कि वो भी समाज के अंग हैं, उनके साथ भी न्याय हो। लगभग कितने विद्यालय सम्मिलित हुए थे आपके इस कार्यक्रम पर? हमारे सरकारी प्राइवेट मिला दें तो 600 शिक्षक शामिल थे। ये एक बड़ी उपलब्धि भी है आपकी और एक बड़ा अनूठा आयोजन था। लेकिन अब अंततः ये हम जानना चाहते हैं कि आपके अध्यक्ष कार्यकाल में, जैसे कि हमने आरटी की बात की या कि कई सारे मुद्दों पर हमने बात की, बैग का वजनीकरण, व्यवसायीकरण और आरटी यानी कि अभिभावक की समस्याओं पर भी हमने बात की और विद्यालय की समस्याओं पर भी हमने बात की। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में कैसे संभव हो सकेगा? मैं आखिरी तौर पर बात करना चाहूँगा। विद्यालय को आप देखें, विद्यालय के स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो विद्यालय 4 लोगों से मिलकर बना होता है जी। एक तो संस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहाँ के शिक्षक हो गए, वहाँ के प्रबंधन हो गए और वहाँ के अभिभावक हो गए। अभिभावक माने बच्चे और अभिभावक, चारों पहिया हैं ये, उस चक्कर के, उस धुरी के चारों पहिया हैं। चारों पहियों में आपसी सामंजस्य बहुत बढ़िया होना चाहिए। जितना अच्छा सामंजस्य होगा, जितना माने पढ़ाई की क्वालिटी, अच्छे शिक्षक उपलब्ध कराना मैनेजमेंट का काम है, शिक्षकों को ईमानदारी से शिक्षा देना शिक्षकों का काम है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना मैनेजमेंट का काम है, अभिभावकों को कॉपरेशन करना शिक्षकों के साथ, उनके साथ सहयोग करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनको लेके जाना विद्यालय में, उनके लिए बात करना। मैं देखता हूँ कि ये थोड़ी कमी है अभिभावकों में, कभी संकोच करते हैं विद्यालयों में जाने में। उनको जाना चाहिए क्योंकि उनका बच्चा पढ़ रहा है, उनको प्रश्न पूछना चाहिए विद्यालय के संचालक से, विद्यालय के अभिभावक से, विद्यालय के शिक्षक से कि ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है। और पेरेंट्स को भी शिक्षा में कार्य कर रहे शिक्षकों का, संचालकों का, उनका सम्मान रखना चाहिए। तो 4 पहिए मिलके ही बराबर कार्य करते हैं। एक जो अभिभावकों की तरफ से आरोप लगा है विद्यालय परिवार, मतलब पूरे प्राइवेट विद्यालय पर, कि जब फीस महीने में लेट होती है तो तुरंत नोटिस पहुंचता है। जब मंथली जो एग्ज़ाम होते हैं, मासिक जो टेस्ट होते हैं, उसको नोटिफाई नहीं करवाया जाता, उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है कि कम अंक हैं कि ज़्यादा अंक हैं कि क्या मेहनत। जब कभी पेरेंट्स मीटिंग होती है, पीटीएम होता है, तब सजेस्ट किया जाता है पेरेंट्स को क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि हर प्राप्तांक पर, हर टेस्ट पर अभिभावकों को तुरंत सूचित किया जाए व्यक्तिगत तौर पर, जहाँ से वो आगे की कार्यवाही या आगे की कोई सीमा बना सके। अधिकतर विद्यालयों में तुरंत सूचित किया जाता है। एक रिजल्ट प्रक्रिया होती है, जैसे वैल्यूएशन हुआ, फिर उनके नंबर चढ़े और वो रखे, जिस दिन पीटीएम हुआ रख के पूरा बताया जाता है। और उसमें विद्यालय क्या करते हैं कि उनमें से स्टार्ट आउट करते हैं कि भाई ये 5, 6, ये 7 बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए उनके अभिभावकों को विशेष रूप से बुलाया जाता है। मैंने जो पीटीएम हुआ तो हुआ अपनी जगह, लेकिन उन बच्चों के अभिभावक को तुरंत बुलाया जाता है और उनके लिए रेमेडी दी जाती है। रेमेडी दी जाती है माने इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं भाई आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, कोई टीचर एलोकेट करने की ज़रूरत है तो वो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा। भाई कोई बच्चा कमज़ोर है तो कमज़ोर बच्चे को हमें अलग से टाइम देना पड़ेगा, अलग से प्रयास करना पड़ेगा। तो उसके लिए पेरेंट को भी सहयोग करना पड़ेगा। वो कहे कि स्कूल की बस नहीं आती तो बच्चा मेरा कैसे आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। भाई एक बस एक सिस्टम होता है, वो अपने टाइम टू टाइम जाएगी। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा प्रयास सबको करना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, स्कूलों को भी जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षकों को भी जागरूक होने पर। ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनका पालन भी शुरू है धीरे धीरे। कुछ जगहों पे समस्याएं होती हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स, मैं व्यक्तिगत अनुभव आपको बताऊं अंचित जी कि जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो पेरेंट्स कभी कभी आते नहीं, ये मानते हैं कहीं फीस के लिए ना बुलाया गया हो, जबकि बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है, बच्चे के हित के लिए बुलाया जाता है। और साउथ और नॉर्थ में यही अंतर है कि हम लोग सच का सामना कम करते हैं। साउथ में एजुकेशन, जैसे मैं देख रहा था कि अभी आप एक बड़ी अच्छी चंद्रयान 3 जी लॉन्च हुआ है, उसमें मैंने देखा, मैं यही अध्ययन कर रहा था कि हमारे साउथ, उसमें जितने साइंटिस्ट थे मैक्सिमम साउथ इंडिया से थे, नॉर्थ इंडिया से हमारे कम साइंटिस्ट थे। तो हमें एक सोचने का विषय, हमारे समाज का सोचने का विषय है कि हम अपने यहाँ भी इस तरह के समर्पित व्यक्तित्व के बच्चे क्यों नहीं निकालना चाहिए। ये कमी है अपनी, मैं कमी स्वीकार करता हूँ कि कमी है अपनी, बिल्कुल
ये हमें करना चाहिए, समाज में सबको मिलकर करना चाहिए, मीडिया को करना चाहिए, शिक्षकों को करना चाहिए, अभिभावकों को करना चाहिए, प्रबंधन को करना चाहिए, शासन स्तर पे काम होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। समझौतावादी प्रक्रिया ही नुकसान करती है। हमको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना है तो मुझे यही करना चाहिए, दूसरा नहीं करना चाहिए। ये समझौतावादी प्रक्रिया पीछे ले जाती है। चलिए मैं बिल्कुल आखिरी तौर पर ये कहना चाहूँगा कि शासन की जो प्रणाली है प्राइवेट के लिए और जो शासन की प्रणाली है शासकीय विद्यालयों के लिए, तो वो कितना अंतर करती है शिक्षा को प्राइवेट और शासकीय में? देखिए, प्राइवेट और शिक्षा में सरकार और प्राइवेट दो काम करते हैं, दो धड़े काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब दो धड़ों में बेसिक मूलभूत अंतर है। जी, भारतीय जनता को देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे, भारत गाँव में बसता है, 90-85% गाँव में बसता है। तो गाँव में निश्चित तौर पे आज अर्थव्यवस्था की स्थिति सबसे कमज़ोर है, किसान की स्थिति सबसे दुर्दशापूर्ण है। यदि आप देखेंगे वास्तव में सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता। भले सरकारें कहती रहें कि मैंने 4 गुना आय कर दी है, 5 गुना आय कर दी, क्या कर दी, ये सब कोरी बातें, मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मैं जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता जी। तो ये सब बातें तो सरकारें कहती हैं। तो शिक्षा दो जगह से मिलती है। एक तो गरीब बच्चों के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है कि भाई बिन निःशुल्क उनको बिना पैसे की शिक्षा मिलनी चाहिए, और उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लोग, सरकारों का प्रयास बहुत अच्छा रहता है, कभी योजनाएं जब दिल्ली से चलती हैं, भोपाल चलती हैं, तो बड़ी अच्छी योजनाएं रहती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, अनुपालन जो है बहुत कमज़ोर तरीके से किया जाता है, इसलिए दिक्कतें होती हैं। अनुपालन में बहुत बड़ी समस्या है। प्राइवेट का बड़ा छोटा सा तंत्र रहता है, लेकिन उनका अनुपालन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए प्राइवेट आज लीड कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए बहुत बहुत। तो सवालात और इल्ज़ामात का सिलसिला यहीं थमता है। हमारे आज के इस कार्यक्रम पर विंध्य की कचहरी पर 2 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव जो लोगों की समस्याएं होती हैं वो हम आपके पास रखते हैं और जिसकी पैरवी आप लगातार कर रहे हैं। दूसरा पड़ाव जनता जनार्दन का है, जिनके सवाल या उनकी कुछ बातें हैं, उनकी कुछ सलाह हैं, जो इस कटघरे के माध्यम से हम आपके बीच रखेंगे। तो मैं माननीय जज साहब से आज इजाज़त चाहूँगा कि अपने जनता जनार्दन को कटघरे पर आमंत्रित किया जाए कि वो अपने सवाल, अपनी बातें रख सकें। सबसे पहले विंध्य की कचहरी में अंकित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल जिलाध्यक्ष जी से है कि अभी गवर्नमेंट ने जो हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं हुई हैं उसमें बहुत से बच्चे टॉप किए हैं। उन टॉप में प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने भी टॉप किया, वहाँ के भी बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए। विसंगति ये हुई है, प्राइवेट वालों को वो लाभ नहीं दिया गया जो सरकारी विद्यालय के छात्रों को दिया गया। जैसे अभी स्कूटी का वितरण मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा सम्मानित किया गया छात्रों को, तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि प्राइवेट बच्चे भी उसी लेवल में हैं, उनको नहीं दिया गया और सरकारी स्कूल के छात्रों को दिया गया। तो हमारी मांग है कि इस तरह से ऐसा भेदभाव शिक्षा में क्यों किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी और बड़ी मुद्दे की बात की है और मेरा यही मांग है कि इसको भेदभाव न करते हुए प्राइवेट और सरकारी को एक प्लेटफार्म दिया जाए जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। दूसरा, हमारी एक और मांग है, अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। जो आरटीई की फीस पर पूर्ति की जा रही है, तो अन्य सभी स्टेटों में, राज्यों में जो हमारे मध्य प्रदेश का जो फीस प्रपूर्ति है बहुत कम है, लगभग 5,000 से 5,500 के बीच प्रतिवर्ष का देते हैं। जबकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं आरटी के तहत बच्चों को निःशुल्क सेवा का जो हम लोग फीस के माध्यम से ले रहे हैं वो लगभग मिनिमम 15,000 टू एबव है। तो हमारी मांग है कि जो अन्य राज्यों में वो फीस दी जा रही है, प्रपूर्ति की जा रही है, जैसे कि अभी आपका छत्तीसगढ़ है और भी राज्य हैं, जो बिहार है, वहाँ लगभग 15,000 से लेकर 30,000 तक की राशि फीस प्रपूर्ति आरटी के माध्यम से किया जाता है, जो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं किया जा रहा। मैं उसकी मांग अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ये सरकार से मांग करता हूँ कि ये भी विसंगति को दूर करते हुए हमारी मांग कम से कम एक सहानुभूति राशि 10 से 15,000 रुपया तो मिनिमम होना ही चाहिए। नरेंद्र जी को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है जो कि विद्यालय हितों से जुड़ा हुआ है। और इस पे पहला प्रश्न इनका ये था कि समान अधिकार मतलब कि सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, दोनों के लिए जो शासन की योजनाएं हैं वो समान होना चाहिए। बहुत अच्छा विषय है और इससे विसंगति होती है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो वो विसंगति यहाँ पे आ गई।
कि शासन और प्राइवेट विद्यालय समान होते हैं, शिक्षा का अधिकार समान है, उनकी भी मान्यता, संबद्धता, फीस जितना है सब शासन एक समान करती है। तो निश्चित तौर पे मैं इनकी मांगों से सहमत हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री महोदय से समय मांगा है और उसके लिए यही बात उठाने के लिए कि सरकारी स्कूल के ट्राइपर बच्चों को स्कूटी प्रदान की गई और प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को स्कूटी नहीं प्रदान की गई। ये गंभीर विषय है, ये समाज में गलत चिंतन जाता है, गलत सोच जाता है, इसको दूर करने की नितांत आवश्यकता है। इस विषय को भी मैं मुख्यमंत्री जी से उठाऊंगा पूरे प्रदेश की, और ये एक जगह की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश की समस्या है। दूसरा विषय नरेंद्र जी ने बड़ा अच्छा उठाया कि आप लोग को भी हमेशा शिकायत रहती है कि बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक बहुत कम सैलरी पाते हैं, बहुत कम पाते हैं। अभी माननीय कुछ लोगों ने फेसबुक पर और कुछ टिप्पणियाँ आई कि बड़े कम वो होता है। तो जब विद्यालय के पास अपना संसाधन कुछ नहीं रहेगा, शुल्क ही उसका एक आर्थिक संसाधन चलाने का माध्यम है, और सरकार पूरे साल भर शिक्षा देने के बावजूद भी 4800, 5200, 5500 रुपये एक साल का भुगतान कर रही है, उसमें तो एक टीचर का एक महीने का सैलरी भी नहीं बनती। और अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र में ले लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, सभी जगह आरटी का शुल्क 15,000 से ऊपर है। तो ये बहुत ही जायज़ मांग है, नहीं तो असमानता बनी ही रहेगी, समस्या बनी ही रहेगी, प्राइवेट विद्यालय के अभिभावकों को दिक्कत बनी ही रहेगी, शिक्षकों को दिक्कत बनी ही रहेगी, क्योंकि शिक्षक, प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक का बड़ा एक मान सकते हैं कि समाज में बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा ऐसे हैं जो हमारे आपके बीच के ही अंतिम में ये डिसाइड करते हैं कि कुछ नहीं मिला है, चलिए किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर देते हैं। तो एक कितनी गंभीर बात है, कितनी छोटी बात है, बड़ी गंभीर बात है कि हमें कोई न कोई ऐसी जगह है, कोई न कोई ऐसा आश्रय है जहां हमको काम मिलेगा। तो प्राइवेट विद्यालय बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसको भी शासन को समझने की ज़रूरत है। ये मांग हम शासन से, मुख्यमंत्री जी से मिलकर निश्चित तौर पे उठाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कोई संस्थान हो, प्रतिष्ठान हो, चलता है अवधारणा और संदर्भ से। तो जो ये प्राइवेट स्कूलें हैं, इनके बारे में एक अवधारणा बनी हुई है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बड़ा बोलबाला है। तो एक मैंने पढ़ा, उसमें कोई कंटेंट भेजा हुआ था कि कोई पेरेंट्स जाता है एडमिशन करवाने, स्कूल प्रबंधन वाले से बात करता है, तो स्कूल प्रबंधन वाला उस स्कूल के फीचर्स बताता है उसको कि आपको जूता हमारे स्कूल से लेना पड़ेगा, मोजा हमारे स्कूल से लेना पड़ेगा, किताबें हमारे स्कूल से लेनी पड़ेंगी, ड्रेस हमारी स्कूल से लेना पड़ेगा, बाल हमारी स्कूल से कटवाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स लास्ट में पूछता है कि शिक्षा, तो प्रबंधन कहता है कि इसके लिए आपको ट्यूशन लगाना पड़ेगा अलग से शिक्षक के लिए। तो ये जो अवधारणा बनी हुई है प्राइवेट स्कूलों के बारे में, तो इसको कैसे दूर कर पाएंगे हम समाज से या आपका संगठन? हाँ, ये जो बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, वास्तव में बड़ी अच्छी बात है जी। ये जो आपने प्रश्न उठाया है, अवधारणा का विषय, अवधारणा सोच बताई है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो आप बातें कह रहे हैं अभी, ये जो चल रही फेसबुक व्हाट्सएप में, जी, तो आजकल ज़्यादा बातें फेसबुक और व्हाट्सएप में ही होती हैं। जी, इसीलिए मैंने यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया। सत्य की तलाश में लोग कम हैं। जी। और विद्यालय चलाना है या विद्यालय में अवधारणा बनाना है, तो ये प्रश्न तो मैंने आज तक किसी विद्यालय में सुना ही नहीं। मैं तो इतने जगह विजिट किया, किसी संचालक ने कभी ऐसा नहीं कहा या किसी शिक्षक ने ऐसा नहीं कहा कि पुस्तक आपको खरीदना है, किताब यहाँ से खरीदना है, टाई खरीदना है, बेल्ट खरीदना है। शिक्षा के बाद से में जरूर उसने बताया कि हमारे विद्यालय में ये सुविधाएं, हमारे में CCTV कैमरा है, हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज है, हमारे विद्यालय में ये है, टीचिंग का हमारा ये पैटर्न है, हम असेसमेंट की बात करते हैं, हम लगातार मूल्यांकन की बात करते हैं, बच्चों को 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बच्चों के उत्थान के लिए बात करते हैं, बच्चों के लिए निरंतर उनके लिए नई अवधारणा बना के रखते हैं, नई सोच बना के रखते हैं कि उनका सेल्फ विकास हो। एक ऐसी बच्चे खुद से कुछ करें, खुद करके ही सीखना। जैसे आपने बहुत पहले सुना हो कि आओ करके देखें, विज्ञान के विषय में एक होता था, आओ करके देखें। जी। तो किसी भी बात का सलूशन तभी होता है जब करके देखते हैं। केवल बोलने से सलूशन नहीं निकलता कि हम फेसबुक में लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, इससे सलूशन नहीं निकलता। ये अवधारणा बदलने की ज़रूरत है, एक अभिभावक को भी सोचने की ज़रूरत है, ये विषय की ज़रूरत है कि अपनी आवश्यकता अनुसार हम ना करें, बच्चों पे ना ला दें।
आवश्यकता अनुसार बच्चों के ऊपर न थोपें, क्योंकि जी। बच्चा अलग होता है। बच्चा नहीं, तो पीड़ा हमारी यही है कि जो विद्यालय के बारे में ऐसी अवधारणा समाज में बनी हुई है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यानी इसके लिए संगठन ये हमारा प्रयास क्या कर सकते हैं कि एक चिंतन, एक पेरेंट्स, अभी जैसा मैंने अभी किया था अपने विद्यालय में जी जी कि 11-12 के बच्चों के लिए पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया था कि पहले तो पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि पेरेंटिंग क्या होती है, अवधारणा क्या है, हम कहाँ कहाँ कमी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें एज ए पेरेंट हम सब महसूस नहीं कर पाते हैं कि हमसे कहाँ कमी हो रही है। बच्चों की जायज नाजायज मांगों को हम निरंतर मानते रहते हैं और ये नहीं जान पाते कि बच्चे की जायज मांग है कि नाजायज मांग है। ये डिसाइड करना एज ए पेरेंट्स हमारी सबकी जवाबदारी है कि बच्चे की जायज मांग है कि नाजायज मांग है। नाजायज को भी हम पूरा करेंगे तो आगे चल के उससे भी बड़ा नाजायज मांगेगा, उससे भी बड़ा नाजायज, एक दिन वो बहुत गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो ये हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स भी कहाँ के होते हैं, हमारे आपके बीच के समाज के हैं। हम भी पेरेंट्स, हमारे ही बच्चे, हमारे 2 बिटिया, एक जयपुर में पढ़ रही है, एक पढ़ रही है आपके देहरादून में, अकेले दोनों रहती हैं। उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, उनकी सोच, उनका चिंतन लागू होना चाहिए, उनका प्रयास खुद का होना चाहिए। ओरिएंटेशन, इसी तरह पेरेंट्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी प्रयास किया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कि 10-20 विद्यालयों को लेके उनके बीच में पेरेंट्स को बुलाया जाए और एक अवधारणा उनके बीच में डाली जाए कि भाई अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंट और मैनेजमेंट और शिक्षक मिलके कैसे उसको बेहतर बनाएंगे। अभी केवल समाज में गलत धारणा की सोच डाली जा रही है केवल फेसबुक व्हाट्सएप से, उसको हमें खत्म करने की प्रयास करना है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं खत्म होगा। जी जी आप देखेंगे कि पुराने जमाने में गुरुकुल परंपरा होती थी, गुरुकुल परंपरा में पेरेंट्स जो है बच्चे को छोड़ देते हैं, गुरु उनको सब ट्रीट करता है, टफ टैकल करता है, कठिन काम देता है, लकड़ी लाने के लिए बोलता है, जंगल से पानी लाने के, नदी से पानी लाने के लिए बोलता है, ठीक, एक सहयोग में जाता है, सुरक्षा के लिए बोलता है। ये सब क्या है? ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कि आप सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे निभाओगे, कठिन परिस्थितियों में पानी कैसे लाओगे, कठिन चीज़ों में कैसे संघर्ष करोगे। ये भी एक ट्रेनिंग होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जिसका आज समाज में अभाव हो गया है। हम बच्चों को, पेरेंट्स के रूप में हम बच्चों को क्या करते हैं कि उनको कमज़ोर बनाते हैं, मजबूत नहीं बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। बच्चे से कोई काम नहीं कराते हैं तो कमज़ोर बनाते हैं। अब जब बच्चा अच्छा मजबूत हो जाएगा, जायज़ नाजायज़ मांगे करने लगेगा और शरीर ग्रोइंग एज में आएगा, टीन एज में आएगा, तो शरीर मजबूत होता है, अच्छा कुछ होता है, तो उसके पास एनर्जी तो रहती है, ऊर्जा तो रहती है। ऊर्जा का 2 तरह से उपयोग कर सकता है, या कि सकारात्मक दिशा में या नकारात्मक दिशा में। सकारात्मक दिशा में जाएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई भी कठिन से कठिन काम वो कर लेगा। यदि नकारात्मक दिशा जाएगा तो बदमाशी करेगा, चोर बनेगा, क्रिमिनल होगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, नष्ट करेगा, सरकारी संपत्तियों को नष्ट करेगा, प्राइवेट संपत्तियों को नष्ट करेगा, गाली गलौज करेगा, नशे में डूब जाएगा। नशा भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जी 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 जब आपको कोई छूट नहीं मिलती है तो अचानक आपको यदि कहीं खुला मिला तो आप जाके सीधे नशे में घुस जाते हैं, और नशे में गए तो करियर खत्म। तो ये अवधारणा हमें समाज में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करके हमें बदलना पड़ेगा, अकेले नहीं बदलेगा कोई। अध्यक्ष हूँ मैं या हमारे स्कूल संचालक हैं, सभी वो चाहें कि बदल लेंगे तो बदलना संभव नहीं जब तक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी समाज के, स्कूल के एक बहुत बड़े अंग हैं, उनको भी शामिल करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे अवधारणा बदलेगी। एक दिन का विषय जी। एक प्रश्न और है कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक व्यक्तित्व हैं, आप अपने आप में एक संस्थान है। और संस्थानों का हमने देखा है, बड़े बड़े संस्थानों के बारे में सुना है, जैसे जेएनयू है, वहाँ वामपंथी विचारों की बाहुल्यता है, वहाँ से पढ़ने निकलने वाले वामपंथी। डीयू है, उसका अपना अलग परसेप्शन है। आपका भी संस्थान है, आपके यहाँ से भी हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, निकलते हैं। अभी हमने देखा कि धर्म को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां हैं, दक्षिण से आ रही हैं, उत्तर से आ रही हैं, ये हिंदू, ये सनातन, कोरोना है, क्या है, कैसे है। तो आपका विचार या आपकी संस्था का जो विचार है वो आपके छात्रों तक किस रूप में पहुंचता है? धर्म को लेकर आपकी क्या अवधारणा है, क्या विचार है? धर्म के बारे में मैं आपको भाई साहब एक निजी बात बताऊं जी कि एक निजी विषय है, निजी विषय है। नहीं, निजता का विषय है, लेकिन संस्थान का विचार, एक सामूहिक विचार क्या है? निजी विषय है, और ये निजी व्यक्ति लेवल या पर्सन लेवल पे ही होना चाहिए, ये संस्था पे शामिल नहीं होना चाहिए। संस्था में शामिल हो रहा है तो गंभीर बात है, संस्थाओं पे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए।
ये निजता का विषय है और निजता तक ही शामिल रहना चाहिए, उसके ऊपर ये निकलता है तो ये गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। ये प्रगति और आगे जाने के लिए अच्छा नहीं है। ये वोट बैंक के लिए हो सकता है, राजनीति के लिए हो सकता है, इन सब कामों के लिए हो सकता है, लेकिन धर्म जो है वास्तव में निज विषय है, निजता का विषय है। जी नहीं, तो प्रश्न हमारा जी ये है कि हम जैसे सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, निश्चित रूप से आपका संस्थान है तो हर धर्म के बच्चे आते होंगे, तो विद्यालय क्या, आपका संस्थान क्या उनको ऐसी छूट देता है या ऐसा उनको मैसेज देता है कि वो अपने मजहब को भी माने, साथ में शिक्षा को भी माने, अपने पंथ को माने, मजहब को अपने घर तक माने, घर अपने निष्ठा तक माने, और विद्यालय में जो विद्यालय समान रूप से है, विद्यालय के समान प्रोटोकॉल का पालन करें। जी, धर्म उनका निजी विषय है, निजी विषय पे किसी के आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, वो अपने घर तक शामिल रहे। और विद्यालय एक संस्थान होता है, संस्थान की जो परंपरा है, संस्थान की जो गरिमा है, उसका ख्याल रखते हुए काम करें। वही जानना चाहते हैं। संस्थान में कोई ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप किसी धर्म के लिए झंडा लेके, धर्म का लेके अत्याचार करें, या धर्म का नाम लेके आप किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करें, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के समक्ष कुछ संचालन में, निजी विद्यालय के संचालन में जो समस्याएं आती हैं उसे मैं शासन स्तर तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो जैसे बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर आज, शासकीय विद्यालय और अशासकीय विद्यालय है ना, दोनों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया जाता है, उसी से संबंधित चीजें हैं। जैसे शासकीय जो प्राथमिक विद्यालय है या मिडिल स्कूल हैं, उनमें संसाधनों का बहुत सारा अभाव रहता है, बिल्डिंग जर्जर है या पर्याप्त क्लासरूम्स नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग या पुस्तकालय की बातें होती हैं, प्रयोगशाला की बातें होती हैं। जबकि निजी संस्थानों को मान्यता देते समय तमाम मापदंड बनाए जाते हैं, बहुत कड़े नियम बनाए जाते हैं और उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सभी नियमों को पूरा करना होता है। जबकि शासकीय विद्यालयों में शौचालय का अभाव, यूरिनल का अभाव, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय का अभाव, बाउंड्री वाल का अभाव, सुरक्षा के बहुत सारे मानकों का अभाव रहता है। और इसकी तुलना में निजी विद्यालयों को मान्यता देते समय बहुत सारे कड़े कानून, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या फायर एग्जॉस्टर हो या सीसीटीवी कैमरों की का फिटमेंट हो या स्कूल बसों में सुरक्षा के मापदंड हो, वो लागू किए जाते हैं। तो क्या यह शासकीय विद्यालयों में भी लागू नहीं होना चाहिए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भांजे भांजियां नहीं है क्या? वो इस देश के मानव संसाधन नहीं है क्या? उनकी सुरक्षा उतनी जरूरी नहीं है जितना निजी संस्थानों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए? तो मैं चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से इस बात को भी शासन स्तर तक पहुंचाया जाए। सौरभ जी, आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए हैं जो निजी विद्यालयों के हितों के लिए है। पहला प्रश्न आपको सुरक्षा के और मापदंड को लेकर था। तो निश्चित तौर पे शासन स्तर पे आप देखें तो सरकारी विद्यालयों के मापदंड और प्राइवेट विद्यालयों के मापदंड में निश्चित तौर पर विभिन्नता है। वहाँ पे लीनियंटनेस बरती जाती है। यदि सरकारी स्कूल में नहीं भी है तब भी उसको मान्यता में कोई व्यवधान नहीं होता, सुरक्षा में कोई कमी है तो कोई व्यवधान नहीं होता। मैं इसकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और इन बातों को मैं अपने एजेंडे में शामिल करूंगा। जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तो ये बात उनसे रखी जाएगी। ये वास्तव में विभिन्नता है। अभी आपने इसमें कुछ मुद्दे छोड़ भी दिए हैं, सुरक्षा वाली बात हुई, यहाँ तक कि संबद्धता और मान्यता की शुल्क में भी विभिन्नता है। बोर्ड में 10वीं 12वीं की मान्यता लेना है तो उसमें भी माध्यमिक शिक्षा मंडल सरकारी स्कूलों के लिए अलग रहता है, प्राइवेट के लिए अलग रहता है। तो ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि इस देश में शिक्षा समान अधिकार, शिक्षा सबके लिए बराबर है। सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा क्वेश्चन सर बेटियों से रिलेटेड है कि जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं बेटियों के लिए, बेटी पढ़ाओ, और तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बेटियों के लिए क्या किया अलग से? बच्चियों को लेके देखिए, शिक्षा निश्चित तौर पे समाज का यदि अध्ययन करें तो विगत 20 से 25 साल पहले, 30 साल पहले की स्थिति बेटियों की शिक्षा को लेकर बड़ा कमजोर था। आज बेटियों की शिक्षा को लेकर सरकारी जागरूकता के कारण या सरकारी प्रभाव के कारण बेटियों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। बेटियों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स भी, अभिभावक भी जागरूक हुए हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी इसमें जागरूक हुआ है। हमने कई योजनाएं बनाई हैं छोटी छोटी कि जिनसे बच्चियों को कुछ प्रोत्साहन राशि दें, कुछ उनको पढ़ाने के लिए अलग से करें।
जैसे मैं व्यक्तिगत निजी तौर पर बता दूं कि अपने विद्यालय में तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजना लागू की हुई। ऐसे मैं सभी विद्यालयों के से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये संगठन वॉलंटरी होता है, सभी से निवेदन करूंगा कि बच्चियों की शिक्षा के लिए कुछ न कुछ अपना थोड़ा बहुत योगदान दें। इस विषय पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बिल्कुल जागरूक है और बिल्कुल चिंतित है कि बेटियों की शिक्षा वास्तव में बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि समाज के आधे के हिस्सेदार हैं। यहीं से सवालात और इल्जामात का सिलसिला थमता है और आज के हमारे माननीय जज सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय जज साहब से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आज जो इल्ज़ाम प्राइवेट विद्यालय पर लगाए गए हैं, निजी विद्यालय पर लगाए गए हैं, जिनके अध्यक्ष आज हमारे इस कटघरे पर उपस्थित हैं मेहमान स्वरूप, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सिंह जी से कि आज का निर्णय सुनाया जाए। निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा माननीय सिंह साहब जी से कि आज के फैसला सुनाया जाए। देखिए, आज की बिंद की कचहरी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष के सामने बहुत सारे प्रश्न जो एजुकेशन से संबंधित थे, शिक्षा विभाग से संबंधित थे, स्कूलों के संबंध में बहुत सारे सवाल किए गए और बेबाकी से प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष सम्माननीय आरबी सिंह जी द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सही ढंग से जवाब दिया गया है। एक प्रश्न एक जवाब में थोड़ा सा वो हुआ है, उसको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। बस्ते का बोझ, ये पहला सवाल था के संबंध में। वास्तव में बस्ते का बोझ अगर अधिक हो रहा है, कहीं न कहीं ये लगता है कि बस्ते का बोझ वजन बढ़ रहा है, उसके लिए बच्चा या अभिभावक जिम्मेदार नहीं है, वो स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है। वास्तव में जो हमारी सोच है और हम मानेंगे कि लगभग आप लोग भी उसी में सहमत होंगे, हम जैसा शेड्यूल बनाएंगे उसी तरह का होगा। जिन पुस्तकों की आवश्यकता डे बाई डे के हिसाब से मीनू बनाएंगे, हम उसके लिए एक मतलब नियम बनाएंगे, जैसा बनाएंगे उसी के अनुसार अब पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट करेंगे और बच्चा भी उसी के आधार पे चलेगा। शेष जैसे आपने जितने भी सवाल किए हैं फीस के विषय में, मनमानी वगैरह, उसको आपने बेबाकी से बहुत सही तरीके से आपने जवाब दिया है। ऐसे कोई गोल मटोल जवाब आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसको मतलब सुनने में या समझने में कहीं भी किसी भी तरह से दिक्कत हुई हो। इसलिए आपको इस अदालत के माध्यम से बिंद की कचहरी में उपस्थिति और आपके सारे सवालों के जवाब संतोषप्रद देने से आपको बाइज्जत बरी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जज साहब। और निश्चित ही जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से पैरवी आज माननीय आरबी सिंह जी द्वारा की गई है वह निश्चित ही संतोषप्रद है और हम इस मंच के माध्यम से, कचहरी के माध्यम से उम्मीद भी करते हैं कि जो अव्यवस्थाएं, जो आरोप लगाए गए हैं उनमें जो भी आपने कहा कि कुछ प्रतिशत कमियां रह गई हैं उनमें सुधार हो। ऐसी उम्मीदों के साथ फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ, नए मुद्दों के साथ और नए ऐसे आयामों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे जो आपकी आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।